हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। अगर ये किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, पीएससी के लिए, स्टेट जो हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसके लिए, एसएससी के लिए और अदर जो एग्जाम उन सब के लिए हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही बनते हैं। तो चलिएगा, अगर आप मेरे चैनल कंप्लीट नोट्स पे नए हैं तो मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है और उसके बाद में हम इसके पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले में जो हमारा क्वेश्चन है, भारत भारत में जो संघणीय जो न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं तो 1950 में, 1937 में, 1948 में या 1930 में। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा प्यारा सा सुप्रीम कोर्ट है। अगर मैं बात करता हूँ अब सीधा सीधा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1937 में इसका आंसर हमारा बन जाता है, तो 1937 में इसकी स्थापना हो जाती है। बट अगर आपसे कभी इसका इसका अधिनियम पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई है, तो इसकी स्थापना जो कर दी गई थी 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत इसकी स्थापना कर दी जाती है। आइएगा चलते हैं इस पूरे संक्षिप्त में इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको जानने का आज हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले की जो हम लाइन है उसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, वर्ष 1937 के रेगुलेटिंग एक्ट के परिवर्तन से जो कलकत्ता में पूर्ण शक्तियां और अधिकारों के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए किसकी स्थापना कर दी गई है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले में अगर मैं पूछूं तो भारत का सबसे पहले में जो सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिश की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश की गई है वो किया गया कलकत्ता के अंतर्गत। उसके बाद अगर मैंने जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गौरव प्राप्त है। अब इसमें क्या कह दिया गया है, जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं, जितने भी भारत में उच्च न्यायालय है और जो कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसके लिए मानने का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्या रहने वाले हैं, उच्चतम न्यायालय उसके अंडर में रहने वाले हैं और उस फैसले का ये क्या रखेंगे, हमेशा मान मर्यादा रखने वाले हैं। तो ये सब पढ़ेंगे हम आज के सेशन में। कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंतर्गत जो मैंने अभी बात आपको बताई है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति मिल जाती है, सबको पता है। अगर 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो संविधान हो जाता है पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। साथ ही भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ से क्या आ जाता है, ये अस्तित्व में आ जाता है और इसकी जो पहली बैठक होती है 28 जनवरी 1950 में हो गई थी। अगर मैं बात करता हूँ तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, जो कि मैं अभी भी इस लाइन में बता के आया हूँ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों में क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे पूर्ण रूप से। आइएगा तो चलिएगा, अगला जो मैं इसमें बात करता हूँ तो संवैधानिक जो इसके प्रावधान करे गए हैं, तो इसमें संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये भारत के जो भाग, अगर मैं भाग की बात करता हूँ पूरे भारतीय संविधान में, अगर ये पूरे भारतीय संविधान में बात करता हूँ तो टोटल जो 22 तो भाग है और सब जो टाइटल है उसमें 3 जोड़े गए, तो टोटल मिला के कितने भाग हो जाते हैं, भारतीय संविधान में 25 भाग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भाग 5 में किसके बारे में बात की गई, तो भाग 5 में हमने बात किया संघ के बारे में, और अध्याय जो 6 है उसमें हमने किसके बारे में बात किया, जो संघ की न्यायपालिका के है उसके बारे में हमने बात की है। तो सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे प्रावधान करने का जो प्रावधान है वो कहाँ से आता है, हमारा भाग 5 से और अध्याय 6 से इसका हमारा आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो ये किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर के 137 के अंतर्गत आते हैं और इसको सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता और अधिकार, क्षेत्र शक्तियां और प्रक्रियाएं संबंधी जो आर्टिकल आते हैं वो सर हमने ये 124 से लेकर के 147 तक आते हैं और इन्हीं का, इन सब का, संगठन का, स्वतंत्रता का जो जितने भी अधिकार है उनके क्षेत्रीय शक्तियां, प्रक्रियाएं, इन सब का वो हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 124 के तहत, ये अभी जो क्वेश्चन आया है ये 124, अगर किसी ने पता हो, मैं अभी एनटीपीसी का हाल ही में एग्जाम दे के आया हूं, तो एनटीपीसी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, तो जस्ट ये यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया था। अगर मैं आगे बात करता हूं तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। इस मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में कुछ अन्य भी न्यायाधीश है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो भारत में आज 34 न्यायाधीश बन जाते हैं, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश की प्रावधान किए जाते हैं। अगर मैं इसके संगठन की बात करता हूं तो जस्ट अभी मैं यही बता के आया कि 1919 सर्वोच्च न्यायालय की जो संख्या है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है 2019 में इनकी वृद्धि कितनी कर दी गई, इनकी वृद्धि 4 कर दी गई है और इस प्रकार जो मुख्य न्यायाधीश अब 31 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 34 हो गए हैं।
तो इसमें 33 कितने हैं, 33 तो अन्य न्यायाधीश है, और एक क्या है, सुप्रीम, जो कि चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करता हूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस यूयू यूयू ललित अभी के हमारे क्या बने हैं, नए नए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो बन के आए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जो यूयू ललित है ये भारत के कौन से नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली लाइन में इसमें आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमने सबसे पहले में की लाइन में पढ़ी थी, सबसे पहले में 1773 था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, कलकत्ता के तहत की गई थी। बट अब यहाँ पे उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है देश आजाद होने के बाद में, तो ये कहाँ पे की गई है, दिल्ली में इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा तो भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थापित किया गया। भारत का सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता के अंतर्गत किया गया था, किस एक्ट के तहत, 1773 के तहत, ये हमने प्रावधान में देखा है। अगर मैं आगे बात करता हूँ इनकी जो नियुक्तियों के बारे में बात करता हूँ, तो जो इनकी नियुक्तियां होती है ना, इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जिसको आवश्यक समझे उसको राष्ट्रपति बना सकता है, उसको उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। चलिएगा इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेने का, कंसल्ट करने का उनको क्या है, हक है। यानी कि आपको हम किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा पहले कंसल्ट कर लिया जाता है। कंसल्ट किनसे करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही क्या है वहां पे जज है, और जो हाई कोर्ट में पहले से जो जज है उनके बारे में सब कुछ हम यहाँ से डिटेल में बात कर लेते हैं, यानी कि उनसे परामर्श कर लेते हैं। अगर मैं अगली बात की बात करता हूँ तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश हो या उसके साथ साथ में जितने भी उसके फ्रेंडली जो अदर हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके बारे में भी वो कौन करेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो जज सुनाने वाले हैं, जो उनकी कमेटी के हैं, तो उनको भी नियुक्ति करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति के पास ही है। उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के पास अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्ति की जाती है। यदि वह आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य जो परामर्श है उसे अनिवार्य भी समझना आवश्यक हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो 1950 से लेकर के 1973 तक के बारे में, तो अब तक की जो यहाँ पे परंपरा चली आ रही थी तो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा एज का व्यक्ति होगा वही भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाला है। बट यहाँ पे क्या हो गया, 1973 में आने के साथ साथ में आते आते क्या हो गया, ये प्रक्रिया बदल दी गई, और प्रक्रिया बदलने के साथ साथ में इसका जब उल्लंघन कर दिया था तो इसमें उल्लंघन क्या होगा, इसमें तीन वरिष्ठ क्या थे, न्यायाधीश थे, और न्यायाधीशों को छोड़कर एन रे को क्या बना दिया गया, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और उसके बाद में फिर से यह पुनरावृत्ति दोहराई गई, जो कि हमारी कब दोहराई गई थी, 1977 में यह पुनरावृत्ति दोहराई गई थी, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर MU बेग को क्या बना दिया गया था, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। लास्ट में फिर से एक मामला ऐसा आता है कि 1993 में कि इस प्रक्रिया को बदल दिया गया और कह दिया गया कि भारत का जो कोई भी अब जज बनेगा, जो भी कोई जज बनेगा वह वरिष्ठतम न्यायाधीश ही होगा, अब बस इसके तहत इसके बाद में लगातार यही सब सत्ता चली आ रही है। सरकार, हम इस लाइन को पढ़ते था, सरकार की इस सब सत्ता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले में 1993 में रद्द कर दिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। तो आई होप ये सब कुछ जो नियुक्तियों के बारे में है आपको समझ गए होंगे। अगर सीधी कबात करते हैं तो कभी भी आपसे पूछता है कि इसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, तो आप बता दोगे कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें कुछ कंसल्ट किए जाते हैं, किन किन से कंसल्ट किए जाते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार वरिष्ठतम जो न्यायाधीश थे उनके स्थान पर किसी और अन्य व्यक्ति को जब न्यायाधीश बनाया गया तो वो कौन से सन की बात है, 1973 की बात है। और ये कौन बने थे, एन रे बने थे। और फिर 1977 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कौन बने थे, MU बेग को क्या बना दिया गया था, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। और फिर ऐसा कब फैसला आया कि
अब जो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही भारत का क्या होगा, न्यायाधीश होगा। तो 1993 में ऐसा फैसला आ गया था। अगर मैं बात करता हूँ इनकी योग्यता के बारे में, तो इनकी योग्यता भी बहुत इजी सी है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक का मतलब ये नहीं है कि उसको जन्म भारत में ही अवश्य हो। भारत का मतलब है कि वो सर्टिफाइड भी हो सकता है, वो किसी और देश से आकर के भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, और बस वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। यानी कि जो हाई कोर्ट है किसी भी राज्य का, वहां पे उसे क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। या उसे उच्चतम न्यायालय में क्या 10 वर्षों के लिए क्या करना चाहिए, वो वकील रहा हो, या फिर ऐसे उसने इन दो क्वालिटी में से उसके पास में कोई एक क्वालिटी रही हो, क्या तो 10 वर्ष के लिए क्या रहा हो, जज रहा हो, या फिर 5 वर्षों के लिए क्या रहा हो, सॉरी 10 वर्षों के लिए वकील रहा हो, या 5 वर्षों के लिए क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। तो उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी भी होना चाहिए। उसे राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी पद की जिम्मेदारी देते हैं, तो राष्ट्रपति भी चाहते हैं कि भारत का इतने जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनको भी एक न्याय रूप से क्या किया जाए, इस्टेब्लिश्ड किया जाए, उनके न्याय दिए जाएं। तो वो क्या होना चाहिए, एक अच्छे विचारों का होना चाहिए, जिससे कि वो और किसी के साथ में पक्षपात ना करे। तो ऐसी योग्यता होने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, जो कि राष्ट्रपति की नजरों में होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ तो इनके टर्म के बारे में बात करता हूँ, तो इनका जो कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल कितना होता है। अगर संविधान संशोधन अगर मैं बात करता हूँ, भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो आप बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यकाल है उसका तय नहीं किया गया है, वो कितने भी समय का हो सकता है। बट यहाँ पे एक लास्ट अंतिम लिमिट कर दी गई कि वो 65 वर्ष तक ही पद पर रह सकता है। उसकी जो जब आयु कितनी वर्ष की होगी, 65 वर्ष की होगी, तभी तक वो क्या रहेगा, भारत का राष्ट्रपति वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वो क्या रह सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर भी क्या कर सकता है, अपने पद को छोड़ सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यूनतम आयु की जो एज है वो नहीं ओपन की गई है। अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी एक व्यक्ति अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, कम से कम 17 से 18 साल की 16 साल का अगर कोई व्यक्ति होता है, वो अपनी 12th पास यहाँ से कर लेता है 17-18 साल में। उसको 3 साल की, आजकल हम कह सकते हैं 5 साल की अपनी BA LLB करनी होती है, तो कितने साल का हो गया, वो 22 साल का, 22 ईयर्स का वो हो जाता है। अगर मैं उसके जज बना दूँ, तो जज बनाने के लिए कम से कम उसे प्रैक्टिस की भी चाहना पड़ेगी। तो उसे प्रैक्टिस की चाहने की कम से कम 10 साल की, तो कम से कम कोई भी व्यक्ति जो होता है 30 साल के बाद ही भारत का जज बन सकता है। चाहे वो राज्य क्षेत्र की बात करे, या जिले क्षेत्र की बात करे, या किसी प्रकार के क्षेत्र की बात करे, तकरीबन 30 साल के आसपास का पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसी वजह से क्या नहीं दी गई है, कोई भी निर्धारित आयु की सीमा नहीं दी गई है। अगर अगले बात करता हूं, तो इन्हें पदस्थ यानी कि उनके जो पदों से नियुक्त हटा सकते हैं, तो न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटा जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी करता है जब इस प्रकार के उस पे क्या गया, संसद में संबोधन करने का क्या लगा दिया गया, आरोप लगा दिया गया हो। अगर मैं बात करता हूं, तो इस आदेश को सदन के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, यानी कि जो विशेष बहुमत होता है, किस प्रकार का विशेष बहुमत, संसद की कुल सदस्यता के जो बहुमत है, एवं उससे संसद में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 जो सदस्य होते हैं ना, उनका मत उसके विपरीत पक्ष में पड़ना चाहिए, तभी जाकर के वो उसे पद से हटा सकते हैं। उसके हटाने का जो अधिकार होगा वो किस प्रकार का होगा, दुर्व्यवहार उसने किया हो या वो अक्षमता उसने जताई हो। अगर मैं बात करता हूं, तो फिर यहां से किस अधिनियम के तहत न्यायाधीश जो जांच होती है, किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो इस प्रकार इस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। अगर ये महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश पर क्या नहीं लगाया गया, कभी भी महाभियोग नहीं लगाया गया है। और न्यायमूर्ति वी रामाकृष्णन 1993 में, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और दीपक मिश्रा जी, 2017 से 2018 के में भारत के क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। पर महाभियोग जो संसद में पेश तो किया गया, बट वो पारित ही नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से अब तक ऐसे न्यायाधीश है जिनके खिलाफ पेश तो किया गया, बट पारित नहीं हो पाया, तो इस प्रकार भी इन पे महाभियोग नहीं चल पाया है। अगर मैं आगे बात करता हूँ इनके वेतन और भत्तों के बारे में, तो इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अगर संसद के द्वारा इनके भत्ते निर्धारित किए जाते हैं, तो आखिरकार वो किस प्रकार के इनके वेतन और भत्ते होते हैं, तो इनके जो आजकल के भत्ते होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो होता है
2,80,000 यहाँ पे इनका वेतन की बात करते हैं। तो अगर मैं अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनके 2.5 लाख कितने हैं, 2.5 लाख इनके वेतन का प्रावधान है। तो इस प्रकार से इनके वेतन और भत्ते यहाँ से बन जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, विशेष अधिकार, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा क्या कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है। मैं फिर से कहता हूं, जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछेगा कि संसद के जो उच्चतम न्यायालय है या कोई भी सुप्रीम कोर्ट है जो उनके वेतन और भत्तों पर निर्धारण करता है कि कौन करता है, कितने हैं, तो यहाँ पे जो उसका सही आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, संसद इसका आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो वित्तीय आपातकाल जो कि हमारा आता है 360 के तहत, 360 में जो कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है कि अतिरिक्त जो नियुक्ति जो अगर हो जाती है तो तब भी उसकी क्या नहीं की जाती, उनके जो नियुक्ति में क्या नहीं किए जाते हैं या उनकी जो वेतन और भत्तों में क्या नहीं की सकती, कटौती नहीं की जा सकती। वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्तों की संशोधन करने की जो शक्ति कब उनके लिए कब बिल पेश किया गया था, 21 में ही उनका बिल पेश कर दिया गया था। अगर मैं बात करता हूं तो फिर यहाँ से अगर इनके जो यहाँ पे वेतन और जो सेवाओं की जो शर्तें हैं किस अधिनियम के तहत पेश की गई है, 1954 के तहत इस प्रकार की क्या की गई है, इस्टेब्लिशमेंट की गई है। ये की गई है हाई कोर्ट के लिए। अगर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए जो एक्ट लाया गया था 1958 में, इसका प्रावधान कर दिया गया था। बट इनके जो अगर मैं सीधी से फिर से वेतन और भत्तों की बात करूँ तो 2,80,000 यहाँ से बन जाते हैं, 2,50,000 यहाँ से इनके भी बन जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति और जो क्षेत्राधिकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं इनके प्रकार की बात करता हूँ तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के ये वेतन और जो हमारे जो क्षेत्राधिकार या शक्ति है तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो वो किस प्रकार का है, वो है एक मूल क्षेत्राधिकार। अगर मैं मूल क्षेत्राधिकार की बात करता हूँ तो इसमें जो वाद विवाद होते हैं वो किस प्रकार के, इन्हें निपटाने का अधिकार है। अगर केंद्र व एक या अधिक राज्य के मध्य कोई विवाद हो तब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर सकता है। केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों की एक तरफा होना या राज्यों का एक तरफा होना तथा एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफा होना क्या कहलाता है, हमें इसका जो मूल अधिकार क्षेत्र है उसको विस्तृत करने के साथ साथ में उनको फैसला सुनाने का अधिकार है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो मध्य विवाद होते हैं उसको भी इसको सुलझाने का अधिकार है। उपरोक्त संगणीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मूल और न्यायिक क्षेत्र जो न्याय क्षेत्र है वो इसमें निहित कर दिए गए। अब किस प्रकार से कर दिए जाते हैं उनको बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्रीय अधिकार न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित में से समाहित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्याय क्षेत्र ये मूल तो हो सकते हैं बट न्याय क्षेत्र से जो बाहर की जो समीक्षा की गई है वो कौन कौन से है, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता पर संविदा सनद या अन्य जो संस्थाओं को लेकर के उत्पन्न वाद विवाद है उनमें ये अपना फैसला नहीं सुना सकते हैं। कोई वाद जो संधि समझौता आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो जिसमें यह प्रावधानों की संबंधित न्याय क्षेत्र उससे संबंधित नहीं है, उसमें अपना कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं। अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है उस पर ये फैसला नहीं सुना सकते हैं। वित्तीय आयोग के संदर्भ में अपने मामले पर विचार नहीं कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य खर्चों एवं पेंशनों से संबंधित जो कि वाद विवाद होते हैं उनसे संबंधित नहीं कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति वाला जो साधारण वाद विवाद होता है उनसे संबंधित ही अपना वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। आगे केंद्र के खिलाफ राज्य के खिलाफ किसी नुकसान की भरपाई के लिए ये वाद विवाद के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। अगर मैं कि न्यायाधीश या रिट की बात करता हूं किस प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, तो हमें पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कोई भी रिट जारी कर सकता है जो कि भारत के आर्टिकल नंबर 32 भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में है। तो वहां से 5 प्रकार की जो है रिट जारी की सकती है। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो इन सब के बारे में हम आर्टिकल नंबर 32 में कभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए ये 5 रिट जारी की जा सकती है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो कि इन 5 के लिए क्या कर दिया गया हो, दंडित रहा हो या किसी प्रकार से भी उसे असुविधा रही हो, तो वो सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ये जा सकता है। अगर इसके साथ साथ में ये जो शक्ति है रिट जारी करने की, ये हाई कोर्ट को भी, अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूं तो ये हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल है, तो वहां से इसका प्रावधान किया गया है। वहां पे इसका प्रावधान क्या किया गया है, राज्य क्षेत्र में, यानी कि जो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है रिट जारी करने के, तो अनुच्छेद हमारे 32 में। इससे संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र
इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जरूरी नहीं यह है जो कार्य याचिका के माध्यम से ही किया जाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र विशेष अधिकार नहीं है, इसको ज्यादा विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इस पे क्या नहीं सुना, सजा नहीं सुना सकता है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है, जबकि जो हाई कोर्ट है, अगर कोई भी रिट जारी कर सकता है, वो रिट तो जारी कर ही सकता है, साथ में इस पे सजा भी सुना सकता है। अगर यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ ये उसकी जांच करा सकते हैं, अदरवाइज इसको किसी व्यक्ति को सजा नहीं दिला सकते जो कि एक पीड़ित नागरिक है। अगर मैं बात करता हूं, उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, जो कि हमने किस में बताया, 226 में बताया गया। अगर मैं बात करता हूं तो जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील सुना सकता है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्र अधिकार प्राप्त है, जिसके चार शीर्षकों के बारे में बताया गया है। वे 4 शीर्षक कौन कौन है? संवैधानिक मामलों की अपील, दीवानी मामले, आपराधिक मामले और विशेष अनुमति मामले। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट भारत में क्या है, अब मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार से एक पिरामिड ही है। अगर मैं एक पिरामिड की बात करता हूँ तो अगर ये बात करते हो, सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में क्या है? हाई कोर्ट है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसके बाद में छोटी छोटी और अन्य कोर्ट है। सबसे लास्ट में जो है पंचायत है। अगर मैं बात करता हूं तो इस प्रकार से भारत में कोर्टें बनी हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई फैसला सुना दे और वो व्यक्ति सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के क्या कर दे, याचिका दर्ज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उस फैसले को पूर्ण रूप से पलट सकता है। बट अगर यही कंडीशन मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वो किसी भी अदालत में अब नहीं जा सकता। वो सीधा सीधा उसको उस निर्णय को मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। तो आई होप ये जो 4 संवैधानिक यहाँ पे निर्णय दिए गए हैं, संवैधानिक मामलों की अपील, दीवानी मामलों की, आपराधिक मामलों की, विशेष अनुमति के लिए जो अपील की जाती है, वो आपको मैंने समझाने का इस पिरामिड के माध्यम से कोशिश किया है। अगर मैं बात करता हूँ सलाह क्षेत्र अधिकार के बारे में, तो ये अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च जो न्यायालय भारत के संविधान अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में अपनी राय, सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार रखता है। अगर मैं बात करता हूँ सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विदित पर्सन उठने पर, अर्थात पर्सन उठाने की जो संभावना होती है, वहां पर अपना सलाह का अधिकार यानी एडवाइजरी जारी कर सकता है। किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, संविदा आदि सनद संबंधित जो मामले पर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, ये वहां पे भी क्या कर सकता है? अपनी सलाह एडवाइजरी जारी कर सकता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ तो जो मूल अधिकार क्षेत्र, ये वहां पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबकि हम अभी पढ़ के आए जो कि हमारे मूल अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो सलाह वाले मामले हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपने किसी भी संधि या समझौते को क्या कर सकते हैं? उस पर सलाह दे सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, जो कि अभिलेखों को न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जब भी सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है, तो उसको वर्ड टू वर्ड लिखा जाता है, और वो वर्ड टू वर्ड ही समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से कहाँ पे रखा दी, वो प्रेस करा दिया जाता है, और फिर वो पब्लिसिटी भी उसकी कर दी जाती है। अब इसके खिलाफ भी कुछ अब ऐसा होता है कि कोई मामला किसी व्यक्ति के साथ में चल रहा है, और वहां पे अगर कोई वकील कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, अगर जज के सामने प्रस्तुत कर दे, तो वो उस फैसले को क्या कर सकता है? उसमें काफी अपने केस में काफी बदलाव करने की संभावना उसकी होती है। तो चलिएगा आखिरकार इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। तो इसके पास में जो सुप्रीम कोर्ट के पास में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, 2 प्रकार की शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय कार्यवाही और उसके फैसले सर्वकालीन अभिलेखों और साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं। किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान इन पर्सनों पर सवाल नहीं किया जा सकता। यानी कि आप अगर कोई भी किसी प्रकार का वकील है, जो कोई भी वकील है किसी मामले को लेकर लड़ रहा है दूसरे एक वकील के साथ में, अगर ये व्यक्ति क्या कह दे कि इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, फैसले दिए हैं, आप तो उन पे क्या नहीं कह सकता? एंटी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है।
तो आगे चलते हैं। ये रिकॉर्ड विधि संदर्भ की तरह विधिद, ये एक कानून की तरह, ये कानून की तरह क्या कहते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। इनको नकारा नहीं जा सकता, इनको सिर्फ क्या क्या एक्सेप्ट ही किया जा सकता है। अगर इनकी कोई कभी अवमानना की जाती है तो उसके खिलाफ क्या है, दंड देने का भी इनको क्या है, प्रावधान है। तो किस प्रकार की इनको सजा मिलती है, 6 महीने की तो सजा होने की संभावना है और 2000 रुपए का जुर्माना, या साथ के साथ में दोनों भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा है किसी भी छोटी अदालत के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल कंप्लीट नोट्स को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक कीमती समय देकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।